Hello everyone. Today in this lecture we will study about the acidic strength. Okay. Now तो सबसे पहले हम जानेंगे कि what is acid. Acid है क्या? तो acids are according to आप लोगों को मालूम ही होगा कि Arrhenius के concept थी, Bronsted के and Lewis acid base. ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा. तो according to Arrhenius the substance which give hydrogen है ना आयन इन सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है डोनेट करता है तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरहेनियस. ठीक है. और ब्रॉन्स्टेड ने क्या दिया था जो भी कंपाउंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है. तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है तो जो हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट करता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं. ओके. Or according to Lewis, lone pair acceptor. Acids are those substances which accept lone pair. Okay, तो ये हो गया डिफिनेशन एसिड का. आगे हम लोग एसिड की कैपेसिटी स्ट्रेंथ हम देखेंगे. तो ये लिखा हुआ है यहाँ देखिए एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट आयन स्टेबिलिटी. कंजुगेट आयन मींस मान लीजिए ये HCl है. ओके. जब ये वाटर में डिसोसिएट करेगा. ओके. तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा H प्लस क्लोराइड माइनस. तो ये डोनेट करता है ये एसिड हो गया. H प्लस दिया आयन तो ये क्या हो गया एसिड. और ये जो बना आपका ये देख रहे हैं क्लोराइड आयन ये क्या हो गया कंजुगेट एनायन इसको बोलते हैं या कंजुगेट बेस बोलते हैं. ठीक है. तो ये एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है ना. एक तो हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा एसिड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा. दूसरा किस पे डिपेंड दूसरा फैक्टर ये डिपेंड करता है कंजुगेट आयन के स्टेबिलिटी पे. ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी एसिड की. ओके. तो वो हम लोग आइए कुछ आगे पढ़ के हम लोग समझेंगे इसको क्लियरली कि ये है क्या. यहाँ देखिए एसिड स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं बाय इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. है ना. डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है द एबिलिटी टू डिकम्पोज इनटू इन इट्स आयन. वो जो सब्सटेंस जितना जल्दी इजिली डिसोसिएट कर जाएगा अपने आयंस में वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ओके. तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये एसिड है एसिड HA. ये जितना जल्दी इसमें ब्रेक हो जाएगा या अपने आयनाइज हो जाएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. इसको हम लोग ये डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से डिनोट करते हैं. यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड H प्लस A माइनस यानी ये कॉन्जुगेट बेस अभी मैंने बताया था आपको. दिस इज कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एनायन भी इसको बोलते हैं. हाँ. और ये हो गया HA ये हो गया अनडिसोसिएटेड. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है एसिड स्ट्रेंथ हम लोग डिसाइड करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट पे जो कि प्रोपोर्शनल जो जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ठीक है. तो अब ये पीके वैल्यू वो जो भी कभी कभी क्वेश्चन पीके वैल्यू से भी पूछ देता है कि आपका पीके वैल्यू की स्ट्रेंथ कितना कौन सब्सटेंस कभी कभी दे दिया जाता है और उससे पीके वैल्यू भी पूछा जाता है. तो उस केस में क्या करेंगे पीके वैल्यू जो होता है जस्ट प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के Ka वैल्यू के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. माइनस लॉग Ka ये फॉर्मूला होता है ना. ये वैल्यू हुआ उसका और 1 बाय लॉग Ka यानी यहाँ देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी पीके वैल्यू इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी एसिड स्ट्रॉन्ग. तो जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा पीके वैल्यू कम होगा. और अगर ये Ka वैल्यू ज्यादा यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट अधिक एसिड स्ट्रॉन्ग. अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट कम एसिड वीक और पीके वैल्यू भी कम होगा उस कंपाउंड का गिवन कंपाउंड का.
तो कभी कभी पीके वैल्यू भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है। ये एसिड स्ट्रेंथ तो आप समझ गए, जितना जल्दी डिसोसिएट कर जाए अपने आयन आयोनाइज कर जाए, तो ये हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसके कंसंट्रेशन पर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद के वैल्यू पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, अभी मैंने बताया आपको, एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस, यानी कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसकी स्टेबिलिटी पे, वो हम लोग आगे एग्जांपल से समझेंगे। ओके और ये जो कॉन्जुगेट एसिड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये हम लोग मोस्टली हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट है ये, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट, जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग कैसे कॉन्जुगेट बेस इसके प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके तो अभी हम लोग फिलहाल स्टेबिलिटी जो हो चेक कैसे करेंगे कॉन्जुगेट बेस और एनायन का। इट इज डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है, आगे हम लोग समझेंगे। अगर और दूसरी चीज देखिए, एसिड अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस भी क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस वो वीक होगा, यानी HCl अगर हम लेते हैं तो इसका जो Cl माइनस होगा वो काफी वीक होगा, वो बेस जो बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया है ना, कॉन्जुगेट बेस हो गया, और ये काफी वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस उसका वीक होगा, और अगर वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये आगे हम लोग समझेंगे। देखिए ये देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी कंपाउंड दिया रहेगा तो हम लोग सबसे पहला हम लोग को क्या देखना है, देखिए एलिमिनेट हाइड्रोजन विच इज अटैच टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी अगर HCl दिया हुआ है, HCl या फिर कोई भी एलिमेंट है जैसे NH3, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन, ये सॉरी है ना, ये हाइड्रोजन हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ओके उसके बाद जैसे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो भी अटैच्ड होगा, याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको सबसे पहले एक हाइड्रोजन उसका हम लोग रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एनायन बन गया। ये देखिए बन गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, H रिमूव करेंगे तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एनायन बन गया, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट एनायन, फिर इसका हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए यहाँ पे है सेकेंड वाले में, एनायनिक स्टेबिलिटी इफ एटम्स कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो बिलोंग टू सेम पीरियड, ये अभी हम बताएंगे आपको। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी जो ये जो स्टेबिलिटी होती है एनायन की, कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे इन दोनों में देखिए, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइज भी बड़ी है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके तुलना में। ओके तो आगे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज सेम ग्रुप देन द एसिडिक, अब यहाँ पे दो तरह की बातें आती है, हम लोग दो तरह से चेक करते हैं। अगर सेम ग्रुप, जैसे यहाँ पर देखिए HF, तो F एक ही, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन तो सेम है सबका। अब हमें क्या चेक करना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सभी सेम ग्रुप के हैं, तो इसकी हम लोग अब इस ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, इस पे हम लोग क्या देखेंगे, इस केस में साइज देखेंगे, क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, ये पूरे सब्सटेंस जो है वो सेम ग्रुप के हैं, कंपाउंड एसिड, है ना। तो जब सेम ग्रुप का होगा तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या चेक करेंगे, एनायनिक
साइज, ये डिपेंड करता है इसके साइज पे। तो आप देखिए आयोडीन का सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायनिक साइज, ये है ना। तो ये फिर उसके बाद ये छोटा है, फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये है, तो ये सबसे लेस स्ट्रॉन्ग, लेस एसिडिक होगा, दिस वन। ओके, तो और आप देखिए भी कि फ्लोरीन है, तो ये हाइड्रो, इसकी साइज छोटी है, तो हाइड्रोजन की भी साइज बहुत छोटी है, तो ये दोनों कंबाइन कर देगा, है ना। तो ये जल्दी हाइड्रोजन अपना रिलीज नहीं करेगा, तो कॉन्जुगेट एनायन क्या होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे केस में देखिए H और I है, तो यहाँ पे साइज क्या है, छोटा है, और इसका साइज क्या होता है, बड़ा, तो ये तुरंत हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जैसे एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, और वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो ये तुरंत दे देगा अपना हाइड्रोजन। तो ये आयन जो है ज्यादा एनायन स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, है ना। तो इसलिए जब सेम ग्रुप में होंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसके साइज पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग अगर पीरियड के केस में आते हैं, अगर यहाँ ग्रुप पीरियड में भी हम लोग एक एग्जांपल आगे देखेंगे। यहाँ पर है देखिए, ग्रुप प्लस पीरियड अगर सेम होगा, अगर ग्रुप भी सेम है, पीरियड भी सेम है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल से हम बताते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर कैसे, देखिए हम बताते हैं आगे एग्जांपल। ये देखिए एग्जांपल में यहाँ पर ये देखिए, सारे एक सेम ग्रुप सेम पीरियड के हैं, CH3 कार्बन एक ही ग्रुप, हाइड्रोजन, ये सब में तीनों कंपाउंड में क्या है, सेम ही ग्रुप है, सेम पीरियड है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें एस कैरेक्टर हम देखते हैं। तो इसका एस कैरेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारा एस कैरेक्टर अल्कीन का है, फिर अल्काइन इथीन का है, तब इथेन का है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि जिस में एस कैरेक्टर अधिक होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर की। यहाँ पे तीन बातें हम लोगों ने समझी, कौन कौन सा, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ, कंजुगेट आयन के स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। एग्जाम्पल अभी मैं 2-4 करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, साइज पे डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ज्यादा साइज बड़ा होगा तो ये फिर अनस्टेबल, ये क्या होगा, हाइड्रोजन अपना रिलीज कर देगा, और आयोडीन आयोडीन का साइज बड़ा है और ग्रुप सेम ग्रुप के हैं ये लोग, ये तो हम क्या देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, एनायनिक से, इन केस ऑफ सेम ग्रुप। ठीक है, अगर ग्रुप और पीरियड दोनों सेम है तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे ये एग्जांपल बताया। आगे कुछ एग्जांपल से मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्लियर होगा आपको। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिमूव, एलिमिनेट हाइड्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन सबका रिमूव कर देंगे इस केस में, तो क्या बनेगा देखिए, CH3 एना, हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है कंजुगेट एनायन, ये हो गया आपका। तो फिर NH2 एक रिमूव करके हमने एनायन, कॉन्जुगेट एनायन बना लिया। पहले सबसे पहले हम कॉन्जुगेट एनायन बना लेंगे, OH माइनस, और फिर फ्लोरीन माइनस। अब हम क्या चेक करेंगे, ये पीरियड सेम है सबका, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना, तो ये सेम पीरियड के हैं, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, साइज नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन है, तो इसको हम लोग, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद OH, उसके बाद NH2, और लास्ट में CH3, ये सेम पीरियड के हैं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन का। तो इस तरह से, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, तो इस तरह से एसिडिक हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है दो चीज, यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड के हैं, ओके, सेम पीरियड के हैं, बट ये जो है नेक्स्ट दूसरे पीरियड का, सेकेंड पीरियड का है ना, तो ये
ये हमारा ऑक्सीजन ग्रुप तो सेम है इसका, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन का और सल्फर का ग्रुप सेम है, और यहाँ पे ये दोनों का पीरियड सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोगों को मालूम है कि साइज देखना होता है। तो साइज में ये बड़ा है ना, सल्फर ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एनायन बनाएगा। ओके, ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा, तो HC क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी अधिक होगी। उसके बाद इन दोनों का हम लोग, ये दोनों सेम पीरियड के हैं तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, है ना। हाँ, तो हम लोग ऑक्सीजन माइनस इसका, यानी HA होगा, HA। उसके बाद लास्ट में किसका स्ट्रेंथ होगा, HB का। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसमें आइए, इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन पीरियड का, पीरियड्स यहाँ ये तो सेम है सबका, है ना, ये तो कॉमन आयन है, कॉमन है CH3 CH3। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर भी सेम केस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ये दोनों सेम ग्रुप के हैं और ये इसका साइज ज्यादा बड़ा है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इन दोनों में हम लोग सेम पीरियड के हैं, तो क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ज्यादा बड़ा है, तो इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये तीनों एग्जाम्पल से आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। नाउ दिस टू एग्जाम्पल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आप लोग अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने, तो उसको हम पढ़ाने के बाद ये दोनों काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एसिड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे। तो ये हमने आपको अभी बताया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ग्रुप अगर सेम है, या जैसे ये दोनों ग्रुप अगर सेम ग्रुप के हैं तो उस केस में हम लोग साइज देखेंगे, और यहाँ पर भी साइज का भी है और ग्रुप का भी है। और उसके बाद एस इफेक्ट, एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर में जिसका ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगी, है ना। तो इस तरह से हमने एसिड स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने चेक किया। ओके, ग्रुप में पीरियड में कैसे करेंगे, ये सिंपल है। अब हम लोग जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो आप देखेंगे कि उसमें ऑल इफेक्ट करके मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें आर इफेक्ट भी लगता है, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब जब पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कुछ भी जो भी गिवन कंपाउंड होता है हमारा, है ना। तो उस समय हम लोग कैसे करेंगे, ये सब हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। अगले लेक्चर में सिंपल केस में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के बाद हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ाएंगे तो उस केस में एसिड पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।